नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ न्यूज के थ्रू सूचनाएं देने जा रहे हैं। आज का न्यूज यह है दोस्तों कि हम लोग का अभी भी स्कूल और कॉलेज जो है खुलने की जो है संभावनाएं नहीं है। यह लगभग बताया गया है कि अगस्त के करीब जो है हमारा स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी के प्रति जो है तनिक भी जो है लापरवाही न करें। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत पर डे जो है वीडियो लोड कर रहा हूँ। उन सभी वीडियो को जो है आप लोग देखते रहें, अपना नोट करते रहें, ताकि जब जो ही जो है लॉकडाउन खुलेगा, हम लोगों का लॉकडाउन, स्कूल और कॉलेजों का लॉकडाउन जो ही खुलेगा, तो हम लोग हूबहू आमने सामने होकर हर एक बातों को जो है चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मतलब कि आज मैं आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 के जो है सवालों को बताने जा रहे हैं। तो इस सवालों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग हमारी मेहनत को जो है आप लोग देखें। मैं आप लोगों के लिए पसीना से भरा हुआ भी आप लोगों को जो है रहता हूं और हमेशा जो है आपको पढ़ाता रहता हूं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे और मेहनत से आपको वीडियो बनाया जाता है। रात में जगकर वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आप लोग थोड़ी सी इस चीज़ को आप लोग देखा करें। सबसे पहले आप जो है वीडियो को जो है लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक दूर दूर तक जो है इसको फैलाएं, ताकि चैनल जो है आगे हमारा बढ़ सके। ये चैनल आप लोगों का है, अपना मानकर इसे जो है शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो है हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का चैनल बहुत अच्छा इस समय जो है चल रहा है। लगभग 20-21 दिन के क्लास में 200 के पार जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सब्सक्राइबर जो है थोड़ा बढ़वाने का आप लोग कोशिश कीजिए और आप लोग जो है आराम से निश्चित होकर पढ़ते रहिए। मैं आपका हर एक चीज़ तैयार करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय पहला एक्सरसाइज 1.1 का सवाल। दोस्तों, इससे पहले इस एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी को मैंने दो पार्टों में मैंने बताया था और 2 पार्टों में बताया था और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया था। तो आप लोग उन दोनों पार्टों को जरूरी से देख लें। जब तक उन दोनों पार्टों को नहीं देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज 1.1 के सवाल लगाने में कठिनाई होती ही रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए प्रश्न में पहला क्या कराया एक्सरसाइज 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न में पहले में 3 पार्ट दिया है। इन तीनों पार्टों को मैं क्रमबद्ध आपको हल करा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF इसमें आ गया। HCF का मतलब आप लोग समझिए, H जो CF है इसको हिंदी में कहते हैं MSP। इसका पूरा नाम है महत्तम समावर्त्य। इसका पूरा नाम है महत्तम समावर्त्य। इसका अंग्रेजी जो है HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, इसका मैंने फुल फॉर्म बताया इसलिए है क्योंकि इसमें जो ये हाईएस्ट दिया है इसका हिंदी होता है दोस्तों क्या, अधिकतम। इसका बहुत ही बड़ा जो है मैथ में भूमिका है। इस HCF में जो हाईएस्ट है, H फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम ये शब्द जो है ये बताता है सवाल में जहां कहीं भी अधिकतम दिया होगा उसका मतलब हमको MSP ज्ञात करना है। इसलिए आप लोग इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक जो है नोट अपने दिमाग में कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नों में पहले पर चलते हैं। तो कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से जो नीचे दी गई जो ये तीनों प्रश्न जो दिए गए हैं इसको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से
हम लोग को जो HCF ज्ञात करना है। तो एल्गोरिथम मैंने एक एग्जांपल भी कराया था और एल्गोरिथम मैंने बताया भी था यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है। पिछले वाले वीडियो को आपको देख लेंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला पार्ट हल करा रहा हूँ दोस्तों। पहला पार्ट ये कर रहा है कि 135 और 225 यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहला काम ये करना है कि हमको देखना यह है कि इन दोनों संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है। तो 135 बड़ी है कि 225 बड़ी है। तो दोस्तों आप लोग का सिंपल जवाब है कि 225 बड़ी है। तो सबसे इसको हम लोग लिखेंगे 225, बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर देन। 225 इज ग्रेटर देन 135, मतलब 225 बड़ा है किससे, 135। जब ये आप डिसाइड कर लिए तो इसके बाद फिर छोटी जो संख्या होता है उसका बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो 135 भागे 225, 135 भागे 225। चलिए वो क्वेश्चन दूसरा मैं लिखा था, इधर जगह नहीं रहेगा नीचे, तो मैं इधर लिख दूंगा। तो 135 में 225 का भाग हम लोग करेंगे, यानी 225 में 135 का हम भाग करेंगे दोस्तों। बताइए भाग कितना बार जाएगा। तो एक बार जाएगा, तो 135 आ जाएगा, यहाँ पर 0, 12 में से 3 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 90। तो ये तो आपको भाग करते ही चलना है। बगल में, इसी के बगल में आप लोग लिख लेंगे ऐसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि मैंने क्या किया कि 135 जो था उस 135 का 225 में भाग किया, तो एक बार भाग गया, लेकिन शेषफल कितना बच गया दोस्तों, 90। ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये क्या होता है दोस्तों, शेष। तो शेष बच गया 90। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था चरणों में ज्ञात किया था। तो पहला चरण हमारा ये मिला कि जो भाज्य हमारा है 225, ये 225 कैसे आएगा। तो 135 में, यानी भाजक में भागफल का गुणा करेंगे, तो 135 गुणे 1 और उसमें शेष को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 225 आ जाएगा। ये पहला चरण है। तो एल्गोरिथम में ये कहता है कि जब तक शेषफल शून्य ना आए तब तक आप जो है सवाल को सॉल्व करते रहिए। तो बताइए क्या यहाँ 90 है, यहाँ पर शून्य आया, नहीं आया। शेषफल को R से दिखाते तो R इज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल अभी 0 नहीं आया। तो हम लोग को एक क्रिया और करनी है। दूसरा चरण में अब हम लोग क्या करते हैं कि अब 90 क्या बन जाएगा, हमारा भाजक बन जाएगा, और भाज्य क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला 135 हमारा भाज्य बन जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, एक बार में फिर जाएगा यहाँ पर, तो 90 का मान 90, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा कितना दोस्तों 45। तो फिर 90 हमारा यहाँ पर हो गया, लेकिन शेष फिर 45 बच गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे बीच वाला, यानी 135 अब कैसे मिला दोस्तों, तो 90 में आप 1 का गुणा किए और इसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। तो 45 जोड़ दिया, तो अभी भी क्या शेषफल 0 आया, यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि R नॉट इक्वल टू कितना दोस्तों, 0। तो दूसरा चरण भी सॉल्व हो गया। अब जब शेषफल अभी 0 नहीं है तो हम लोग तीसरा चरण में बढ़ेंगे। तो अब 45 हो जाएगा क्या हमारा भाजक, और भाज्य क्या हो जाएगा यहाँ पर 90। तो 45 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 90। तो यहाँ पर शेषफल अब कितना हो गया 0। अब 90 कैसे मिला, तो 90 मिला हमको 45 में 2 से गुणा किया और तब इस प्रकार शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, यानी R इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 0। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, यहाँ शेषफल R बराबर 0 है जब भाजक, दोस्तों ये भाजक ही तो होता है। शेषफल कब 0 हुआ, जब भाजक बराबर कितना है दोस्तों 45 है। अतः इन दोनों संख्याओं का 135 और का सिंबल है, 135 और 225 का HCF बराबर 45। जहां शेषफल 0 होगा, जिस भाजक पर शेषफल 0 होगा वही भाजक हमारा क्या बन जाता है HCF। 135 और 225 का HCF क्या बन गया दोस्तों हमारा
45 हो गया। तो आप लोग आराम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जो है सवाल को कर जाएंगे। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे, कौन बड़ा है, सबसे पहले हल में संख्या को लिखेंगे, कौन बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर छोटे वाला का बड़ा वाला में भाग करेंगे। पहले एक चरण भाग आप किए तो शेषफल अगर बच जाएगा तो बिल्कुल जहां पर भाग कर रहे हैं उसके बगल में ऐसे ही आप लाइन खींच लेना, ऐसी लाइन आप खींच लेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे आप और यूक्लिड विभाजन परिमेय को लिखेंगे, एक और आप भाग करेंगे। तो पहला चरण भाग किया, शेषफल बच गया तो पहले पहले चरण को लिख लिया, शेषफल 0 नहीं है तो उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरा चरण तीसरा चरण करके ऐसे लिख जाएंगे। हमारे नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आराम से प्रश्न नंबर पहला क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर पहले का पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट हम लोग करने चल रहे हैं दोस्तों। देखिए दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है दोस्तों कि 196 ये सिंबल है और का 38,220, इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो है इसका हम लोग का HCF निकालना है। तो बताइए दोस्तों इसमें जो है कौन बड़ा है, तो 38,220 बड़ा है किससे 100, तो लिखेंगे 38,220। ये दूसरा का हल है दोस्तों, 38,220 बड़ा है किससे 196 से। अब थोड़ा तेज करते हैं हम लोग। तो बताइए दोस्तों भाग कर देंगे 196 में, तो 196 में 38,220, ठीक है दोस्तों। ये जाएगा हमारा दो बार में जाएगा 180, नहीं एक बार में ही जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा हमारा 196, यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा, 12 में 6 जाएगा, कितना होगा दोस्तों 6, और यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर 186, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर इसको हम चाहें तो 9 बार लेकर जाएं, 9 बार लेकर जाएंगे, 9 बार लेकर जाएंगे तो लगभग इसे करीब जाएगा 9 छक्के 54, और 9 81, और 5 81 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 81, और 5 86, और 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 1764 हो गया। ठीक है दोस्तों, और अधिक बार में नहीं जाएगा, 1764 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पर जाएगा कितना दोस्तों 8। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 बचा, तो इधर तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा। अभी यहाँ बच गया कितना दोस्तों हमारा 98। अभी एक 0 और बचा है, एक 0 और अभी बचा है, जो ये 0 बचा था इसको मैंने उतार दिया। अब देखते हैं कितना बार में जाएगा, तो 196 अगर 5 बार मैं लेके जाऊं तो 5 छक्के 30, फिर 9 81, 5 छक्के 30, और 5 9 45, और 45 और 3 48 को 8, और 5 के 5, अब 5 4 9 दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया शेषफल, यहाँ पर हमारा 0 आ गया। शेषफल 0 तो हम लोग लिखेंगे इसी के बगल में ऐसे सीधा लाइन खींच के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जब कटता गया कई बार में तो यूक्लिड से 38,220 कैसे मिला दोस्तों, मैंने बताया कि 196 में 195 का गुणा किए तब शेषफल क्या हमारा मिल गया 0 मिल गया। यानी पहले ही चरण में हमारा r क्या हो गया हमारा दोस्तों 0 हो गया। यहाँ शेषफल r बराबर 0 है, तब भागफल, तब भाजक कितना दोस्तों, भाजक क्या हमारा, यानी भाजक 196 पर ही शेषफल हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तब भाजक बराबर 196 है। अतः इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 196 और 38,220 का HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक जो जिस पर शेषफल 0 हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात इसका आंसर 196 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अंत तक बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका कहा है दोस्तों कि 867 और 255 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप बताएंगे
कि सर 867 जो है बड़ा है किससे, 255 से। जब बड़ा है तो सबसे छोटा वाला में भाग करेंगे 867 का। जब सबसे छोटा वाला में भाग करेंगे 867 का दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा कितना, आप लोग इसके बगल में आप लिख देंगे ऐसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, चरण में देखते हैं। पहले कितना बार लेके जाए, 3 बार हमको लगता है कि चला जाएगा। जब 3 बार में चला जाएगा तो 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 5 3 दूना के 6, 3 5 15 को 5, 3 5 15 1 16 और 3 दूना के 6, 6 1 7। तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 0 बच गया दोस्तों, और यहाँ बच गया हमारा कितना, 1, 102 हो गया हमारा। यहाँ पर शेषफल 102 बच गया। तो पहला चरण में तो हमारा अभी शेषफल 0 नहीं हुआ। इसका मतलब कि 867 कैसे मिला दोस्तों, तो 255 में मैंने 3 से गुणा किया और एक शेषफल को जोड़ दिया। तो बताइए यहाँ पर शेषफल आर का 0 हुआ, नहीं हुआ। अगला चरण चलते थे, 102 अब हो गया यहाँ पर 255। तो 102 हो गया, 255 हो गया। तो यहाँ पर 2 बार में अगर हम लेकर जाएं तो यहाँ पर 204 हो जाएगा। 102 दूना के 204। यहाँ पर दोस्तों 1 बच गया, यहाँ पर हमारा कितना बच गया, 5 बच गया। ये तो हमारा कट गया, 51 हो गया। अभी भी क्या शेषफल 0 हुआ यहाँ पर। तो दूसरा चरण करेंगे कि 255 कैसे मिला दोस्तों, तो 102 में मैंने 2 से गुणा किया और 51 शेषफल को जोड़ देते, आर नॉट इक्वल टू अभी भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। चलिए दोस्तों, अब 51 में मैं 102 का अब यहाँ पे भाग करूंगा तो 2 बार में जाएगा तो 102। अब यहाँ पे शेषफल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो इसको लिखेंगे 102 कैसे मिला, तो 51 में 2 का गुणा किया और शेषफल क्या हो गया, 0 मिल गया, अर्थात r इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ शेषफल r बराबर 0 है, यहाँ शेषफल r बराबर 0 है, तब भाजक क्या है दोस्तों, भाजक हमारा उस समय क्या हुआ, जब शेषफल 0 है तो उसमें भाजक क्या हमारा रहा, 51 है। अतः इन दोनों का यानी 867 और 255 का HCF बराबर कितना होगा दोस्तों, 51। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रश्न पहला का सभी पाठ हमने कंप्लीट कर दिया। वीडियो लंबा से आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग जो है टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए। मैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ रहा हूँ और प्रश्न नंबर दूसरा इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रश्न नंबर दूसरा मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, जहाँ q क्या है दोस्तों, हमारा पूर्णांक है। तो हमको बताना है यही कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लिया जाता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या क्या है और किस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा बनता है। तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। इसका हल हम लोग करते हैं। चलिए, माना अब कहा कि कोई धनात्मक पूर्णांक, तब आराम से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न नंबर दूसरा कर जाते हैं तो आप एग्जाम्पल 2 फर्स्ट तो मैंने बता दिया था पिछले पार्ट में, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 के सवालों को आप लोग आसानी से कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने बताया था पार्ट 1 में, पूर्णांक से क्या होती है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ, सवाल को यहाँ से यहाँ तक पढ़िए आप। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक और आगे क्या रहेगा दोस्तों, विषम पूर्णांक है। ये टाइप की तरह से सवाल है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें
जो कहा होगा तो मान लिया गया कि ए जो है ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, मान लिया। तथा एक चीज और मान लेंगे, माना जब ए को धनात्मक विषम पूर्णांक मान ली है तो भाजक b बराबर 6। और मैंने एक बात मान लिया कि माना भाजक b बराबर 6। मैंने भाजक को क्यों माना, आप देखें कि सब में 6 6 6 है, इसलिए मैंने भाजक को क्या मान लिया दोस्तों b। तो सबसे पहला काम इस टाइप के सवाल में आप लोग क्या करेंगे, सब सवालों का रूल यही रहेगा कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा माना भाजक b बराबर क्या हो गया 6। तो आप बताएंगे 6 का जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक में भाग करेंगे तो मान लेते हैं q बढ़ जाएगा, q बढ़ गया, कुछ यहाँ पर आएगा तो शेषफल मान लेते हैं क्या बच गया हमारा r बच गया। तुरंत हम लोग लगाएंगे यूक्लिड, इसके बाद क्या लगाते हैं यूक्लिड विभाजन, जब शेषफल बच गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस पर लगाएंगे दोस्तों तो ये जो भाज्य है ये कैसे मिलेगा 6q प्लस r से मिलेगा। और आपको पता है कि शेषफल हमेशा शून्य के बराबर, पिछले वाले पाठ में बताया शेषफल हमेशा शून्य के से बड़ा या शून्य के बराबर होता है और हमेशा भाज्य जो भाजक होता है उससे छोटा होता है, यानी r हमेशा 6 से क्या होगा छोटा रहेगा और शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये होगा अतः r की वैल्यू हमारा निकल गया 0 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि बराबर है, 0 के बराबर हो जाएगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इस सवाल को मैंने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि इसी सवाल को पूरा एग्जाम्पल 2 3 तक सवाल आप लोग आराम से लगा जाएंगे और इसके बाद सभी इसमें एक्सरसाइज का सवाल कर जाएंगे। इसलिए इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समय लगेगा। उससे क्या कि सबसे पहले अगर इस टाइप का सवाल दिया रहेगा तो दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले कोई विषम पूर्णांक आप मान लीजिए। तो विषम पूर्णांक मैंने क्या माना कि माना ए कोई विषम पूर्णांक है। जब विषम पूर्णांक आप मान लिए तो एक चीज और मान लीजिएगा आप लोग कि भाजक जो है कुछ मान लीजिए। तो जब ए को धनात्मक विषम पूर्णांक माने तो भाजक को मैंने 20 मान लिया और भाजक को क्या मानना है इसको देखिए। तो इसमें जो है 6q सब में है, इसलिए मैंने भाजक को क्या मान लिया 6 मान लिया। जब भाजक को 6 मान लिया इसका मतलब भाजक यहाँ पर रहेगा तो a का भाग करेंगे तो मान लेते हैं q बढ़ गया तो शेषफल हमारा मान लेते हैं क्या r बच गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग बताइए कि बीच वाला जो भाज्य होता है ये भाजक और भागफल में गुणा करेंगे तो और शेषफल को जोड़ेंगे तभी तो ये मिलेगा ये। और आपको मैंने नोट बताया था पिछले टाइप में कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक तो इसमें 6 है तो 6 से छोटा होगा। अब इसी के माध्यम से हम निकाल लिए r की वैल्यू। r की वैल्यू हमारा क्या निकल गया, r की वैल्यू या तो 0 होगा क्योंकि 0 के बराबर था तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। अतः अब एक चीज हमको और यहाँ से मिल गई, a का संभावित मान यानी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है उसका संभावित मान। अतः a का संभावित मान इससे हम लोग निकाल लेंगे। a का संभावित मान क्या होगा दोस्तों, आप लोग देखिए ध्यान से। a का संभावित मान अगर निकालना होगा तो सबसे पहले जो ये हमारा निकला इक्वेशन, इसी इक्वेशन में r की जगह पे एक बार पहले 0 रखिए। जब r की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 यहाँ पर हो जाएगा तो क्या बचेगा 6q बचेगा। तो a का पहला संभावित मान 6q, फिर 1 रखेंगे r की जगह पर, दूसरा संभावित मान 6q प्लस 1, फिर r की जगह पर 2 रखेंगे तो तीसरा संभावित मान 6q प्लस 2, फिर r की जगह पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 3। a का सभी संभावित मान ये है। फिर r की जगह पर 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4, फिर r की जगह पर 5 अगर रखेंगे तो 6q प्लस 5, यानी a के संभावित मान को कितने मिल गए तो 3 3 6 संभावित मान मिल गए। जब संभावित मान मिल गए तो हमको सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का है। तो आप एक बात बताएंगे, हमको सिद्ध तो ये करना है तीनों को, तो एक बात आप बताइए इसमें विषम पूर्णांक क्या होता है।
जो दो से ना कटे, विषम संख्या क्या होती है, जो सम से मतलब 2 से न कटे। तो आप बताइए इसमें 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन कर देंगे तो इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन कर देंगे तो 6 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। और जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए ये 6 क्यूब है तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन करता हूँ तो 3 क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा। मान लीजिए कि 6 क्यूब प्लस 2 है, इसमें से मैं 2 कॉमन किया तो 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारा 6 क्यूब प्लस 4 है, इसमें से मैं 2 कॉमन करूंगा तो 3 क्यूब प्लस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताइए इसमें 2 से भाग करेंगे तीनों में तो क्या तीनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा 2 से। और विषम संख्या में कभी 2 से भाग नहीं जाता है। लेकिन क्या आप 6 क्यूब प्लस 1 में 2 का भाग करेंगे तो कटेगा, कोई कॉमन इसमें से हो रहा है, नहीं कटेगा। 6 क्यूब प्लस 3 कभी कटेगा, 3 कॉमन करेंगे तभी नहीं कटेगा। 6 क्यूब प्लस 5 कभी कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये कि चूंकि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, चूंकि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6 क्यूब 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ये तीनों 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 ये तीनों 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा विभाजित हो जाएगा। इसलिए अब जो बचा हुआ है वो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए 6 क्यूब प्लस 1, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर नहीं है, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ का चिन्ह है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। इस